बोफोर्स नाम याद है आपको? अभी हाल में फिर ये नाम गूंजा। जब राहुल गांधी ने राफेल का जिक्र किया तो प्रधानमंत्री मोदी ने बोफोर्स का जिक्र किया। उन्होंने कहा जो लोग बोफोर्स में शामिल हैं वो राफेल के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। ये बोफोर्स है क्या? इतने सालों से किस सन से, आपको अगर नहीं याद हो तो मैं याद करता हूँ, 1986 से लेकर के और अभी 2019 में जब हम बात कर रहे हैं, बोफोर्स नाम कभी न कभी निकल ही आता है, उछल ही जाता है, लोगों के जहन को ताज़ा कर देता है। क्या है बोफोर्स? विश्वनाथ प्रताप सिंह वित्त मंत्री थे। वित्त मंत्री रहते हुए उनके पास बॉन से, यानी जर्मनी से, हमारे राजदूत का एक टेलेक्स आया। टेलेक्स में था कि कोई एक है जो HDW पनडुब्बी के दाम बढ़ाकर देने के लिए सरकार से कह रहा है। HDW पनडुब्बी भारत सरकार खरीदने वाली थी, क्योंकि हमारे आसपास पाकिस्तान है, चीन है और भी अनदेखे शत्रु हैं। हम किसी को भी कभी शत्रु बना लें न बना लें, पर देश की रक्षा के लिए हथियार तो लेने पड़ते हैं। ये बातचीत हो ही रही थी। वीपी सिंह जी चले गए प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, यानी वित्त मंत्री अपने प्रधानमंत्री से मिलने गए और उन्होंने कहा कि एक टेलेक्स आया है, इसमें क्या करना है? प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने साफ शब्दों में और दो टूक शब्दों में कहा, हमारी नीति किसी भी बिचौलिए को बीच में रखकर बात करने की नहीं है। आप फौरन सरकार से बात कीजिए कि वो बिचौलिए को हटाकर प्राइस को थोड़ा कम करे और हम उसको खरीद लेंगे। वीपी सिंह ने राजदूत से कहा कि ऐसा ऐसा प्रधानमंत्री का कहना है। राजदूत ने कहा मेरे लिए बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है ये मैं आगे बताता हूं। तब तक ये सारी बातचीत चली रही थी कि अचानक वीपी सिंह के कानों में एक सौदा आया। भारत सरकार को, भारत की सेना को तोपें खरीदनी थी, तो दो कंपनियां उन तोपों के लिए सामने आई। एक फ्रांस की सोफमा और दूसरा स्वीडन की बोफोर्स। जब मैं स्वीडन की बोफोर्स कह रहा हूं तो क्या आपको नोबेल पुरस्कार की याद है? बहुत सालों से नोबेल पुरस्कार जिसको दिया जाता है उसका नाम सारी दुनिया में हो जाता है। ये नोबेल पुरस्कार वही कंपनी देती है जो दुनिया की सबसे ज़्यादा हथियार बेचने वाली कंपनी है। AB बोफोर्स उसका नाम है। इसकी तोप का नाम बोफोर्स गन था। वीपी सिंह के सामने जब ये सवाल आया कि बोफोर्स हम खरीदने जा रहे हैं और उसका प्राइस नेगोशिएशन हो रहा है, उन्हें इसमें कोई भी अचंभा नहीं लगा, पर कहीं से उनके दिमाग में आया कि यहाँ पर भी कोई बिचौलिया है। उन्होंने राजीव गांधी से फिर कहा कि बोफोर्स तोप के सौदे में क्या कोई बिचौलिया है? राजीव गांधी ने कहा नहीं है। और दरअसल इस सौदे को पूरा करने की जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री ने अपने सर ले ली। वो स्वीडन गए, वहाँ के प्रधानमंत्री ओलेफ पाल्मे से उन्होंने बोफोर्स तोप सौदे की ठीक वैसे ही कार्यवाही पूरी की जैसी अभी राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने राफेल के सौदे को पूरा करने में कोई रोल निभाया। सच है कि नहीं मैं नहीं जानता, उस समय भी ये सच था या नहीं था कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि राजीव गांधी के स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर से बात करने के बाद ओलेफ पाल्मे से ये सौदा फाइनल हो गया तोप का। महत्वपूर्ण बात यहां से आगे शुरू होती है। वीपी सिंह ने इस्तीफा दे दिया। उन्हें वित्त मंत्रालय से रक्षा मंत्रालय में भेजा गया। रक्षा मंत्री रहते हुए कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसमें वीपी सिंह को लगा कि उन्हें किसी साजिश में फंसाने की साजिश हो रही है और उन्हें इस साजिश से निकलने का एक ही तरीका नजर आया कि वो रक्षा मंत्री पद से त्यागपत्र दे दें। उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। उनके त्यागपत्र देने के एक 20-22 दिन के बाद
तारीख मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन शायद महीना नहीं पूरा हुआ था, अचानक स्वीडन के अखबारों में एक स्विस अधिकारी का बयान आया और रेडियो पर एक बड़ा खुलासा हुआ कि भारत को जो बोफोर्स तोप बेची गई है उसमें बड़ी दलाली ली गई है। दलाली की कीमत आज सुन के आप हंसेंगे, क्योंकि आज तो हजारों करोड़ को 1 करोड़ के बराबर माना जाता है। 64 करोड़ की दलाली थी वो, जो स्वीडन रेडियो ने जिसका खुलासा किया था। जैसे ही ये खबर आई, वीपी सिंह ने इस खबर को लपक लिया और उन्होंने देश में एक बयान दिया कि इस तोप के सौदे में जो दलाल है, जिसने पैसा लिया है, वो प्रधानमंत्री निवास का नजदीकी है। उनका इशारा ओट्टावियो क्वात्रोची की तरफ था। ओट्टावियो क्वात्रोची इटली की एक कंपनी सनम प्रगति का यहाँ हिंदुस्तान में रिप्रेजेंटेटिव थे वो, और उनका प्राइम मिनिस्टर निवास में इसलिए आना जाना था क्योंकि इटली के थे और प्रधानमंत्री निवास में इटली के लोग, चूंकि ये विदेश था तो आते थे तो मिलने जाते थे। जब वीपी सिंह ने इसका खुलासा किया, देश भर में एक तूफान आ गया। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री निवास में जिसने तोप सौदे की दलाली ली, कहीं वहां से संबंधित है। देश में शोर मच गया। वीपी सिंह ने इस सवाल को देश का राजनीतिक सवाल बना दिया, और चूंकि वीपी सिंह के बारे में उस समय राय थी कि ये आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है, इसके ऊपर कोई दाग नहीं है, इन्होंने आज तक कोई दलाली नहीं ली है और उनका वित्त मंत्रालय का कार्यकाल बिल्कुल साफ सुथरा कार्यकाल था, ऐसा कार्यकाल जैसा अब तक किसी वित्त मंत्री का नहीं हुआ था। और उनके ज़माने में वित्त मंत्रालय केंद्रीय सरकार की मिनिस्ट्री बन करके डेवलप हुआ। कुछ भी होता था पहले वित्त मंत्री की राय ली जाती थी, तब वो काम आगे बढ़ता था। यानी प्रधानमंत्री के बाद दूसरा नंबर गृह मंत्री का नहीं था, वित्त मंत्री का था। ये वित्त मंत्री के अपने कामों से हो गया था। बोफोर्स देश का इतना बड़ा सवाल बना कि बोफोर्स के ऊपर, इस सौदे के ऊपर बहुत सारी घटनाएं हुई। इसमें एनटी रामाराव जुड़े। वीपी सिंह इस सवाल के ऊपर इलाहाबाद से उपचुनाव जीत गए। वो विपक्ष के वो जब उन्होंने रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दिया, जब वीपी सिंह ने रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दिया, वो एक सामान्य व्यक्ति थे, कांग्रेस मंत्रिमंडल के, राजीव गांधी मंत्रिमंडल के एक मंत्री भर थे। पर इस्तीफा देने के बाद जिस तरह की घटनाएं घटी, वो देश के एक बड़े विपक्षी नेताओं में गिने जाने लगे और धीरे धीरे वो विपक्ष की एकता की धुरी बन गए। एक सवाल को लेकर, पनडुब्बी नहीं, बोफोर्स तोप, इसको लेकर के। और आज़ादी के बाद से अब तक के इतिहास में सिर्फ वही 87, 88 और आधा 89, 89, ये समय था 2.5 साल का, जब देश में सचमुच एक विपक्ष था और उस विपक्ष ने सरकार को मजबूर कर दिया। विपक्ष के सभी सांसदों ने, 110 सांसद थे, जिसमें से 106 सांसदों ने बोफोर्स के सवाल पर राजीव गांधी इस्तीफा दें इसके सवाल के ऊपर संसद से त्यागपत्र दिया था। वीपी सिंह ने बोफोर्स के सवाल को देश की सुरक्षा के साथ जोड़ दिया, देश के आत्मसम्मान के साथ जोड़ दिया, और उन्होंने राजीव गांधी इस्तीफा दें इसका आंदोलन चला दिया। आप जानते हैं उस समय कांग्रेस के कितने सांसद लोकसभा में थे? 414 सांसदों के साथ कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, और एक विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, एनटी रामाराव, करुणानिधि, ज्योति बसु, ये सब परस्पर विरोधी विचारों के लोग थे, लेकिन विपक्ष में थे। इन सबको एक जगह इकट्ठा कर उन्होंने एक ऐसी विपक्षी एकता कायम की जिसने चुनाव में राजीव गांधी को सत्ता से हटने के लिए मजबूर कर दिया।
लेकिन मैं यहाँ तारीफ करूँगा, राजीव गांधी हारने के बावजूद संसद में विरोधी दल के नेता थे, उनके सांसद इतने ज़्यादा थे, लेकिन राजीव गांधी ने कोई जोड़ तोड़, कोई कोशिश नहीं की कि वो लोगों को खरीद करके अपने साथ मिला करके वो संसद में अपना बहुमत बना लें। उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके की इज्जत करते हुए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की इज्जत करते हुए उन्होंने अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति वेंकटरमण साहब को दे दिया और नतीजे के तौर पर वीपी सिंह जनता दल के, नेशनल फ्रंट के नेता चुने गए, वो देश के प्रधानमंत्री बने। पर बोफोर्स कांड ने एक सरकार की बलि ले ली और इतनी बड़ी बलि ली कि घटनाएं इस तेजी से घटी कि श्री राजीव गांधी 90 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में राजीव गांधी को अपनी जान गंवानी पड़ी, उनकी शहादत हुई क्योंकि लिट्टे आतंकवादियों ने उनके ऊपर हमला किया। वो भी एक किस्सा है। राजीव गांधी कितने जिद्दी थे, उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। पर यह किस्सा आगे, अभी बोफोर्स जिसने देश में एक सरकार ले ली, सिर्फ 64 करोड़ रुपए का आरोप था जो आज तक सिद्ध नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल एक तरीके से समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी भी लोग सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, इस सवाल के ऊपर जांच कराने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार इस सवाल को कोई न कोई जिंदा रखे हुए इस बार इस सवाल को स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिंदा कर दिया। ये वो किस्सा है जो किस्सा अभी आने वाले कई सालों तक देश के सामने क्या सच है क्या झूठ है, इस बहस को चलाता रहेगा।